अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में देखो, बायोलॉजी के अब मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, किस तरह कंपैरिजन वाइज मैंने इसके अंदर एमसीक्यूज़ रखे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है काफ़ी ना। तो देखो, पहले एमसीक्यूज़, नेफ्रोस्टोम ये क्या चीज़ है, और नेफ्रोडियापोर दोनों देखो सिमिलर मिलते जुलते नाम है ना। तो अब देखो, ये जो होता है ना नेफ्रोस्टोम, वो होता है इंटरनल बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म तो देखा होगा आपने सबने, एक कीड़ा होता है जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर उसकी जो होती है वो लोकोमोशन होती है, उस दोनों को मिलाकर उसकी लोकोमोशन होती है, कुछ इस टाइप का जो वो होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये कीड़ा होता है, इसको कहते हैं अर्थवर्म। तो यकीनन ये जो होता है इसके अंदर, इसकी जो पेपर में पूछी जाती है वो आती है इंटरनल बॉडी कैविटी कौन सी होती है, तो आपका जवाब होगा नेफ्रोस्टोम। और एक्सटर्नल बॉडी कैविटी कौन सी होती है अर्थवर्म के अंदर, तो आपका जवाब होगा नेफ्रेडियापोर। तो ये काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो मिक्स कर देते हैं, और मैं भी अपने एमकेट के दौर पे ये दोनों चीज़ों को मिक्स करता था, इसलिए मेरा बहुत सारे एमसीक्यूज़ गलत होते थे। तो ये दो चीज़ को आपको याद रखना है। अब हेटेरोटोम्स देखो देखो, बैट्स और हुमिंग बर्ड जो होती है वो हेटेरोटोम्स कहलाती है। ठीक है। प्यूरिन्स देखो, प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और पैरामिडीन्स के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो दो चीज़ें जो बहुत काफ़ी पूछी गई हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडीन का भी ख्याल रखना है। डबल रिंग स्ट्रक्चर देख लो इस टाइप का होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, प्यूरिन्स पैरामिडीन। आप थोड़ा सा और आगे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, बेसिकली ये जो है वो एक एंजाइम है। ठीक है, और किस चीज़ का ये है, रेट्रोवायरस का एंजाइम। ठीक है ना, ये इस चीज़ का एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। म्यूटेशन देखो, इसको हम एक्सिडेशन भी कहते हैं। मेटाकार्पिल, मेटाटार्सल, ये दो चीज़ देखो मैंने किस तरह लिखी है। मेटाकार्पिल आ रहा है ना, कार्पिल का मतलब होता है पाम, आपके हैंड्स। टार्सल आ रहा है तो इसके अंदर सोल, जो सोल यानी कि आपका तलवा जो इधर होता है। ठीक है, तो ये देखो मैं थोड़ी सी डायग्राम आपको बताता चलूँ। ये देखो आगे आपके सामने डायग्राम आ गई। तो अब ये देखो, मेटाकार्पल के अंदर जो है वो 5 बोन्स होती हैं, और किस टाइप की, देखो यहाँ पर पूरी डायग्राम बनी हुई। ये होता है ये बीच का, ये जो है ना भाई, ये चीज़ होती है मेटाकार्पल। 1 2 3 4 5, 5 हड्डियाँ हो गई। तो 5 हड्डियाँ किसके अंदर हो गई भैया, आपके हाथ के अंदर, ये हैंड के अंदर। अब मैं मेटाटार्सल की बात करूं, सोल की, तो इसी तरीके से आपके इधर सोल, जो अब मैं अपना पैर तो दिखा नहीं सकता वीडियो के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर जो सोल है इधर आपके, इसके अंदर देखो कि यहाँ भी 5 होती हैं। ठीक है ना, यहाँ भी कितनी है, 5 बोन्स है, इसको भी आप गिन लें। सिंपल एज डेट, अगर मैं हैंड्स की बात करूँ, इस जगह की बात करूँ, ये रिस्ट, इसको कहते हैं रिस्ट, और रिस्ट को कहते हैं हम कार्पिल। ठीक है, ये हो गया कार्पिल। थोड़ा सा इधर चले जाओ, मेटाकार्पिल, कार्पिल मेटाकार्पिल। ठीक है, और इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। ये जो हमारी होती हैं वो होती हैं फिंगर्स कहलाती हैं, और इसको हम बायोलॉजी के टर्म में फेलेंजिस कहते हैं। और इसके अंदर 14 होती हैं। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3, और ये 3, ये भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 2 होती हैं बेसिकली। तो जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 14 होती हैं हमारे अंदर बोन्स, फेलेंजिस के अंदर। और यहाँ देखो, यहाँ पर जो है वो, अगर मैं इसकी बात करूँ एंकलिंग की, या ये एंकल कहते हैं इसको ना, इसको हम कहते हैं टार्सल। ठीक है, तो ये टार्सल, ये मेटाटार्सल। जिस तरह मैंने यहाँ बताया था कि भाई ये कार्पल और ये मेटाकार्पल, इसी तरीके से ये टार्सल और ये मेटाटार्सल। तो इसके अंदर होती हैं 7 बोन्स, और आपके इसके अंदर होती हैं 8 बोन्स। तो ये एक बोन्स का डिफरेंट आता है हैंड और लेग के अंदर। ये भी काफ़ी दफ़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए मैंने ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक साथ लिखा है, क्या कि आपको वाज़ेह रहे कि इसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस मौजूद है। सोमा कंटेन्स न्यूक्लियस, बेसिकली सोमा ऐसा न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर जो सोमा के अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियस कंटेन होता है। तो सम टाइम पूछा जाता है कि न्यूरॉन्स सोमा के अंदर क्या कंटेन होता है, तो सिंपल आपका जवाब होगा न्यूक्लियस। अब आगे चलता हूँ मैं, इसको पीछे भी मैंने काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैंने लिखे हैं। थैलेमस की मैं बात करूँ तो थैलेमस देखो, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ना, ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो देखो कब कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें आपके दिमाग में पाई जाती हैं, ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। ये कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं थैलेमस, और ये जो इस टाइप का नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्लियरिंग हाउस
काफ़ी दफ़ा पूछा गया है क्लियरिंग हाउस किसको कहते हैं, साफ़ करने का। आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसको साफ़ करने का जो काम है वो थैलेमस करता है। और इसी तरीके से हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी हंगर, मेनली भूख को कंट्रोल करता है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी दफ़ा पूछी गई हैं, इसलिए मैंने दो मेन फंक्शन उठा के इसके अंदर लिख दिए हैं। इसके फंक्शन दोनों के हैं तो काफ़ी सारे, बट इस MCQs में मैंने इसलिए यहाँ लिखे हैं ताकि आपको ये जो मेन रट जाएँ, क्योंकि ये बहुत दफ़ा पूछे जा रहे हैं। एडेनिन और थाइमिन और ये देखो गुआनिन एंड साइटोसिन, ये दोनों का देखो कितना बड़ा आता है। और काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और बेसिकली ये क्या चीज़ है, देखो ये जो आपके DNA के अंदर पाए जाते हैं ना, ये आपका DNA हो गया, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का शेप होता है आपके DNA के अंदर। तो बेसिकली DNA के अंदर आप देखो जो बीच के अंदर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उसके अंदर जो ये बॉन्ड्स होते हैं, ये जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं शुरू के अंदर, ये 80 होते हैं। और ये उसके बाद 3 बॉन्ड होते हैं, पहले शुरू स्टार्टिंग से जो होते हैं वो 2, उसके बाद 3, ठीक है। 80 और फिर GT। A फॉर यहाँ पर एडेनिन को शो कर रहा है, T फॉर थाइमिन को, G फॉर गुआनिन को, और C फॉर उसको शो कर रहा है साइटोसिन को, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, ये आप C कर लो इसको, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करूँ इसको याद किस तरह करें, तो देखो मैंने इस तरह याद किया था इसको कि ये AT क्या हो गया, एट, और GC मतलब गर्ल्स कॉलेज, एट गर्ल्स कॉलेज। आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि इसके साथ क्या अटैच होगा। तो हमेशा एडेनिन के साथ जो होता है वो थाइमिन अटैच होता है, और गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन अटैच होता है। अब देखो DNA की अगर मैं बात करूँ, DNA जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, बेसिकली ये भी पूछा जाता है बहुत। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैं बात करूँ तो ये एक बैक्टीरिया का एंजाइम होता है जो कि आपको वायरस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक हो गया। ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो भी काम होता है कि आपके जो DNA होता है उसको मतलब मैंने बहुत डिटेल में प्रोसेस पढ़ाया है इसको, प्लाज्मिड को काटने का काम भी यही करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना। और जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज, ठीक है। लाइगेज जो होता है उसको जोड़ने का काम करता है, काटने का काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। ये एक अलग चीज़ है जो कि मैंने एक्स्ट्रा बताई है। अब देखो साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूँ तो साइटोप्लाज्म जो होता है मेनली न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही प्रेजेंट होता है, इस टाइप का ना। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो हो रहा होता है। तो अगर पूछ लिया जाएगा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस हो रहा होता है, सिंपल आपका जवाब होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखो एपीकल्चर और सेरीकल्चर दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो एपीकल्चर क्या है, फार्मिंग ऑफ हनी बी। सेरीकल्चर क्या है, फार्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। पैसिव और एक्टिव का भी बड़ा पूछा गया है। तो देखो पैसिव और एक्टिव को किस तरह याद करें, देखो पैसिव और एक्टिव, सिंपल पैसिव का मतलब होता है कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ आपको जो है वो दी जा रही है, ठीक है ना। तो बाहर से जैसे कि कोई इंजेक्शन आपको दिया जा रहा है, इट्स मीन वो पैसिव है, आपकी अपना नहीं है, ठीक है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो इस तरीके से वाटर जो है वो प्लांट को दिया जाता है, वो भी बाहर से, ठीक है। तो अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो जो कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस बहुत पूछा गया है, रिस्पायरेशन इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ना। तो रिस्पायरेशन वो जहाँ पर देखो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जो हैं वो इस जगह ट्रांसफ़र मार रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफ़र मार रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी लग रही है। अब सिंपल एज डेट, जाहिर सी बात है ये खुद ब खुद तो इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि भैया ये जो है वो ये अगर यहाँ ज़्यादा की तादाद में और यहाँ कम की तादाद में, तो जाहिर सी बात है यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। बट अगर हमें ये एक्टिव को मैं समझा रहा हूँ, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होती है कि जहाँ कम होते हैं ना वो हायर की तरफ जाते हैं, और कोई ना कोई एनर्जी जाहिर सी बात है यहाँ पर लगानी पड़ेगी जब जाके वो इधर मूव करेंगे। तो वो जो एनर्जी लग रही है और ये तमाम जो प्रोसेस हो रहा है इधर से उधर जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की अगर मैं बात करूं तो देखो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इतना दफ़ा पूछा गया है ना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या यूज़ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या यूज़ है। तो भैया इसको रट लो कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है।